नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आजादी के बाद देश में कई आर्थिक सुधार हुए, लेकिन साल 2017 में टैक्स को लेकर मोदी सरकार ने जो कदम उठाया उसने देश को नई आर्थिक रफ्तार दी। कई सारे टैक्स के मकड़जालों से देश को निजात दिलाते हुए एक देश एक टैक्स की अवधारणा को साकार करते हुए जीएसटी लागू किया गया था, जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रहा है। आजादी के बाद देश में कई आर्थिक सुधार हुए, लेकिन साल 2017 में टैक्स को लेकर मोदी सरकार ने जो कदम उठाया उसने देश को नई आर्थिक रफ्तार दी। कई सारे टैक्स के मकड़जालों से देश को निजात दिलाते हुए एक देश एक टैक्स की अवधारणा को साकार करते हुए जीएसटी लागू किया गया था, जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रहा है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन को लेकर एक अच्छी खबर आई। सरकार की तिजोरी में 10% का जोरदार उछाल देखा गया। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,74,00,000 रुपए का है। सरकार ने इस दौरान डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर होने वाले कारोबार से 1,25,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूला है। सालाना आधार पर इसमें 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंपोर्ट के जरिए 49,976 करोड़ रेवेन्यू के तौर पर सरकार ने कलेक्ट किया। साल भर में इसमें 12.1% की बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 के अगस्त में 1,59,069 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी को वेराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2017 में लागू किया था। उस वक्त पीएम मोदी ने जो बातें कही थी वो आज सच साबित हो रही है। बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली। पुरानी व्यवस्था में टैक्सों का मकड़जाल बहुत गहराई तक फैला था। किसी सामान या सेवा के कस्टमर के हाथों में पहुंचने तक कई चरणों में अलग अलग रेट के कई टैक्स लग जाते थे। जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर लगता था उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। कई बार कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी कि एडिशन एक्साइज ड्यूटी भी लगता था। यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगता था। इसके बाद जगह जगह अलग से चुंगियां लगती थी। जब माल बिकने की बारी आती थी तो सेल टैक्स यानी वैट की मार लगती थी। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। किसी किसी सामान पर लग्जरी टैक्स भी लगता था। होटलों या रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स अलग से लिया जाता था। कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते सामान कई स्टेजों पर कई टैक्स से होकर गुजरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। जीएसटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक जैसा होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था है। इसका मकसद है अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दों को खत्म करना। कैस्केडिंग टैक्स प्रभाव को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होना, टैक्स पेयरों की तादाद बढ़ाने के लिए, सरकारी राजस्व में तेजी लाने के लिए, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार को कम करना है। जीएसटी के जरिए टैक्स व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी और टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। जीएसटी में 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। इस साल जनवरी से अगस्त के बीच अभी तक जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 9,13,855 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के कुल कलेक्शन से 10% ज्यादा है। पिछले साल अगस्त तक जीएसटी के जरिए सरकार को 8,29,7
796 करोड़ रुपए की कुल कमाई हुई थी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस महीने में जीएसटी के जरिए सरकार ने कितनी कमाई की। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी का जो कलेक्शन रहा उसमें अप्रैल के महीने में 2.10 लाख करोड़ की कमाई हुई। मई के महीने में 1.73 लाख करोड़ की कमाई हुई। जून के महीने में 1.74 लाख करोड़ की कमाई की गई, जबकि जुलाई में 1.82 लाख करोड़ की कमाई की गई। अगस्त के महीने में 1.75 लाख करोड़ की कमाई की गई। आर्थिक जानकार जीएसटी लागू करने के फैसले को विकसित भारत में मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। जीएसटी आने के बाद भी देश के अंदर एक देश एक कर योजना शुरू हो गई और हर राज्य में एक वस्तु पर एक ही टैक्स डिसाइडेड है। तो उसके कारण से किसी एक राज्य में एक चीज की ज्यादा सेल और दूसरे राज्य में कम सेल ऐसी प्रभावित नहीं होती, जो कि पहले होती थी कि अगर पड़ोसी के राज्य में वो उसके ऊपर कुछ टैक्स कम है तो लोग दूसरे राज्य से वो लाकर चीजें जो है वो खरीद लेते थे और जो है उसका लाभ जो है उस पर्टिकुलर राज्य का ना होकर दूसरे राज्य को होता था। दूसरा, जीएसटी के कारण जो है वो ब्लैक मार्केटिंग में भी कमी आई है, क्योंकि टैक्स के साथ जो है वो माल बिक रहा है। माल भेजने वालों को भी आसानी आई। पहले जहां अलग अलग नाकों पर टैक्स के लिए लोगों की लंबी लाइनें रहती थी, उसके अंदर भी जो है वो कमी हुई है और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी फास्ट हुई। तो कुल मिलाकर जीएसटी ने भी देश में एक बहुत बड़ी क्रांति की है। अभी भी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो जीएसटी में नहीं है, क्योंकि उसके कारण से हो सकता है कि राज्यों के टैक्स के अंदर कुछ कमी आती हो, लेकिन बाकी जो वस्तुएं जीएसटी के दायरे में आ गई उसके कारण से देश को बहुत एक लाभ हुआ। दरअसल जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का संकेत है। जीएसटी कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। जीएसटी लागू होने के बाद हमारा देश विकसित राष्ट्र की राह पर चल पड़ा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। भले ही हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक मामला है जहां हमने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। भारत की यूपीआई पेमेंट सेवा दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था के रूप में उभर रही है। भारत में 40% से ज्यादा पेमेंट डिजिटली हो रहे हैं और उनमें से सबसे ज्यादा पेमेंट यूपीआई के जरिए ही हो रहे हैं। भले ही हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक मामला है जहां हमने दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया। भारत ने ऑनलाइन पेमेंट के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है। इंडियन यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म ने चीन के अलीपे और अमेरिका के पेपाल को पछाड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यूपीआई दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक भुगतान विधि के रूप में उभरा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया में भारत की यूपीआई पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका का पेपाल है। तीसरे नंबर पर ब्राजील का प्रिक्स और चौथे नंबर पर चीन का अलीपे है। यूपीआई के कारनामे की बात करें तो इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल 81 लाख करोड़ का यूपीआई लेन देन हुआ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत दुनिया में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है। भारत में 40% से ज्यादा पेमेंट डिजिटली होते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट है। अगस्त 2024 में डेली एवरेज ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये 48 करोड़ 30 लाख रहा और रोजाना औसतन 66,475 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अगस्त में यूपीआई के जरिए 1,496 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। इस दौरान टोटल 20,61,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जो पिछले साल 2023 के अगस्त के मुकाबले 41% ज्यादा है। अगस्त 2023 में यूपीआई के जरिए 1,059 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे और इसके जरिए
15,77,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। एक साल में यह अमाउंट करीब 31% बढ़ा है। यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। यूपीआई को IMPS मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए दिन भर में 24 घंटे बैंकिंग सेवा उपलब्ध रहती है। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी भी तरह के कोड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आसानी से कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जुलाई 2024 की तुलना में ट्रांजैक्शन की संख्या में 3.60% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि ट्रांसफर की गई राशि में 0.15% की कमी आई है। जुलाई 2024 में यूपीआई के जरिए 1,444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इसके जरिए 20,64,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है, जबकि IMPS, रुपे, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया था। एक अनुमान के मुताबिक यूपीआई पर कुल लेन देन पिछले वित्त वर्ष के लगभग 131 अरब से बढ़कर साल 2028 से 29 तक 439 अरब होने की उम्मीद जताई, जो कुल खुदरा डिजिटल भुगतान का 91% होगा। यूपीआई के आने के बाद देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। देश ही नहीं, विदेशों में भी यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है। यूपीआई के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां छूने को मिली है। उसका कारण क्या है कि यूपीआई से जो भी पेमेंट होता है वो एक देने वाले व्यक्ति के द्वारा जब दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति, चाहे वो छोटा ठेले वाला है, दुकानदार है, उसके सीधे खाते में जाता। तो पैसा जो है वो ब्लैक मनी की तरह देश में ट्रांजैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक हाथ से दूसरे हाथ के बैंक में जा रहा है। बैंकों में जाने के बाद उस पैसे का जो लाभ है वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है। क्यों 11 अप्रैल 2016 को सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया था। अब तक कई देशों में यूपीआई से पेमेंट किया जा रहा है। कुछ देशों से बातचीत जारी है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें यूपीआई के